हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो ऑप्शन बाइंग रोड मैप सीरीज में हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए थे, जहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था चार्ट्स एंड टाइम फ्रेम्स कैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कौन से चार्ट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम्स को हमें कंसीडर करना चाहिए। इन सब टॉपिक्स पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था फर्स्ट चैप्टर में। और सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ओआई डाटा को यूज करके, और जो स्विंग्स होते हैं मार्केट के चार्ट्स पे उसको यूज करके हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लाई कर रहा है, माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना रिस्क और ट्रेड फिर प्लान कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमने डिटेल में वो डिस्कशन किया था। जो लोग भी सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं कैसे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको क्लियरिटी रहेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं, कैसे हम ओआई डाटा को यूज करके डिसाइड कर सकते हैं कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से हैं और माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से हैं। आज के इस चैप्टर में जो मार्केट बिहेवियर एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें हम देखेंगे कि जब भी मार्केट नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहुंचता है तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है मार्केट में, उसको हम कवर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्केट अलग अलग केसेस बना सकता है और वहां फिर हम कैसे फिर अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट बिहेवियर एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होती है। आइदर वो ब्रेक हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है वो सस्टेन हो सकता है, यानी कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उसी जोन पे साइडवेज चलता रहे। तो हमें थर्ड केस को कंसीडर नहीं करना है। एज एन ऑप्शन बायर हमें हमेशा या तो जब रिवर्स होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वहाँ हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या तो जब भी ब्रेक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कोई भी ब्रेकआउट जब भी मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो वो कैसे 3 अलग अलग केसेस में यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है आपको समझाने के लिए ईजी वे में, कि कंसोलिडेशन करके जब भी मार्केट, कई बार ऐसा होता है कि नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करता है, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे ऐसे कंसोलिडेट करता है मार्केट, और उसके बाद से फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो देखेंगे चार्ट पे भी डिटेल में देखेंगे कि कैसे एग्जांपल्स को हम थोड़ा कवर करेंगे कहाँ पे ऐसे केसेस बनते हैं। और उसके बाद से जो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट कंटिन्यूअसली आता जाए और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअसली जाके ब्रेक कर दे यहाँ पे। और थर्ड जो केस होता है कि मार्केट नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई पे प्राइस एक्शन या फिर कोई पैटर्न बना के फिर उसको ब्रेक करे। ये 3 पॉसिबिलिटी मैंने सपोर्ट के लिए किया है। अगर इसी को अपसाइड डाउन कर देंगे तो सिमिलरली आप रेजिस्टेंस के लिए भी ये चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। जो सेकंड केस आता है हमारा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ सस्टेन करता है और कैसे सस्टेन कर सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कि कंसोलिडेशन जब भी होता है नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ से मार्केट फिर से वापस से रिवर्स आ सकता है, तो वो एक फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या होता है कि मार्केट एक शार्पली वहाँ पे जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास और वहाँ से फिर से वी शेप एक रिकवरी आ जाता है कई बार, तो वो सेकेंड केस हो गया हमारे लिए सस्टेन के लिए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट सस्टेन हो गया। और प्राइस एक्शन बेस पे कई बार हम डिसाइड करते हैं कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस सस्टेन हो रहा है या फिर नहीं। कई बार हमें पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई और यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे, वहाँ से फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए भी ये चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉसिबल केसेस होते हैं कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसे एक्ट करता है। अब यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे, चार्ट के हेल्प से देखेंगे कहाँ पे ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि ऐसे बिहेवियर जब भी मार्केट शो करे या फिर नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आए, हमें कैसे एक्ट करना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क लेना है, कहाँ पे हमें कम रिस्क लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ पे हमारा आज का डिस्कशन मेन फोकस रहेगा। सो हम यहाँ रिसेंट के ही एग्जांपल कवर करेंगे और देखेंगे मार्केट में कब ऐसे बिहेवियर शो हुए हैं। जैसे फर्स्ट केस यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने कहा कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए वहाँ पे और कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद से एक ब्रेकआउट मिले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सिमिलर बिहेवियर यहाँ पे मार्केट ने शो किया है। 25 जून के मार्केट को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे गया है और यहाँ पे एक इंट्राडे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। उसके बाद से आप देखेंगे नियर द रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट मिला हमें। तो ये एक फर्स्ट केस हो गया हमारे लिए जो मैंने आपको पिक्चर में समझाया था, यहाँ पे आप वो चार्ट पे देख सकते हैं। जो सेकेंड केस हमने देखा था कि कभी भी मार्केट यहाँ पे जाए और वहाँ से शार्पली एकदम ब्रेक कर दे, वो आप रिसेंट के ही एग्जांपल से देख सकते हैं जो अभी मार्केट चल रहा है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड केस, जो मार्केट कंटिन्यूअसली एक जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास और उसको ब्रेक कर देता है। आप देखेंगे यहाँ 50,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको आप बोल सकते हैं एज ए सपोर्ट, इसको एक्ट करना चाहिए था। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली गैप डाउन ओपन होके
एक वन डायरेक्शनल यहाँ पे मूव आता गया और यहाँ पे कंटिन्यूसली जाके ये 50,000 का जो लेवल था यहाँ पे उसको ब्रेक किया। तो ये हमारा सेकंड केस कंसीडर हो गया यहाँ पे, जो आपने देखा था पिक्चर में कि कैसे कंटिन्यूसली मार्केट जाके एक ब्रेक कर देता है। सिमिलरली नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, फिर वहाँ से एक साफ सेलिंग आया था और यहाँ पे कंटिन्यूसली आके 50,000 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया था मार्केट। तो थर्ड केस हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन शो करके मार्केट कैसे ब्रेक करता है कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखेंगे कि एक सपोर्ट क्रिएटेड था मार्केट पे और यहाँ पे इंट्राडे में मार्केट यहाँ पे टच किया, उसके बाद से एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया मार्केट और उसके बाद से इसको ब्रेक किया है। तो ये हमारा थर्ड केस कंसीडर हो गया। ऐसे ही हम केसेस अगर डिवाइड करेंगे, सिंपल रखेंगे अपने एनालिसिस को, तो हमें चार्ट पे वो सारे चीज़ें दिखेंगे जो हम अपना दिमाग में भी वो चीज़ सोच सकते हैं कि कैसे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है या सस्टेन हो सकता है। तो हम उसको चार्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारा एनालिसिस अगर आसान रहेगा तो हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन पार्ट में वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा, हमें ट्रेड लेना और उसके बाद से अपना क्वांटिटी मैनेजमेंट करना। सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस आपको दिखाऊं कि सेकंड केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने बोला था कि फर्स्ट केस आपको सेकंड जो सस्टेन होता है मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया 20-25 मिनट और उसके बाद से फिर से टुवर्ड्स रेजिस्टेंस प्रोसीड किया। तो आप बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन हुआ है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, नियर द सपोर्ट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से रिवर्स कर गया। सिमिलरली आप अगर सेकेंड केस देखेंगे इसी का, जो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूसली मार्केट आया और कई बार वी शेप रिकवरी हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी आपको दिखेगा कि नियर द सपोर्ट यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से एक वी शेप रिकवरी फॉर्म हुआ। तो ये एक सेकेंड केस हो गया। सिमिलरली आप थर्ड केस भी अगर देखेंगे हम कि थर्ड केस में कैसे मार्केट यहाँ पे एक कोई प्राइस एक्शन शो करे और प्राइस एक्शन के बाद से फिर यहाँ पे सपोर्ट सस्टेन हो, तो आप यहाँ पे क्लियर एक परफेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे पहले नीचे आया, फिर एक बाइंग आया और बाइंग आने के बाद यहाँ पे फिर से एक साफ सेलिंग आया, तो ये एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ मार्केट में और उसके बाद से सेलिंग साइड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ मार्केट। तो आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जो भी एक रेजिस्टेंस क्रिएटेड था वो सस्टेन हुआ, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स कर गया। तो ऐसे हम केसेस में अगर डिवाइड करेंगे, तीन अगर केसेस देखेंगे सस्टेनेबिलिटी के और ब्रेकआउट के, तो आपको क्लियरली दिख जाएंगे चार्ट्स पे। ये मैंने एक एक एग्जांपल आपको शो किया। आप बैक टेस्टिंग जब भी करेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कि आप बेटर है कि आप जब भी फॉरवर्ड मार्केट में ही देखते रहिए कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए और उसके बाद से एनालाइज करिए कि मार्केट कहाँ कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। एक आप अगर चार्ट पेपर बनाएंगे उसमें आप क्लियरली नोट करते जाएंगे केसेस कि कौन से दिन कैसे केसेस में आ रहे हैं, तो आपके एनालिसिस काफ़ी आसान होते जाएंगे। आगे चल के आपको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई होने लगेगा कि कौन से केस में ये चीज़ लाई कर रहा है। सिमिलरली फिर अपना रिस्क और ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो ये आप एक होमवर्क कर सकते हैं कि जब भी आप देखें मार्केट में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से केस में आज लाई कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपने ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर जगह रिस्क बराबर नहीं लेना रहता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। ऑप्शन बाइंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करते हुए चले कि हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कहाँ पे कितना रिस्क लेना है। जब हम अपने क्वांटिटी साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करते रहेंगे तो वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होगा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो हमें देखना है कि कौन से केसेस में हमें ज़्यादा रिस्क लेना है, कौन से केसेस में हमें कम रिस्क लेना है। उसके लिए हम फिर से पीपीटी पे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट हमारा केस था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन का। अब जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना। और यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बिल्ड होती है, एक्चुअली जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आता है और कंसोलिडेट करता है, दैट मीन्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं कि किस साइड मार्केट जाने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक अपोजिट साइड से एक फोर्स होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर सपोर्ट है ये, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पुट सेलर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे जो नहीं चाहेंगे कि मार्केट ये ब्रेक करे, तो यहाँ पे वो उल्टा फोर्स लगाएंगे और कॉल सेलर्स यहाँ पे फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होंगे और सोचेंगे कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे अपना पोजीशन फिर यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे जो फाइट होगा वो विनर होगा। आप उस डायरेक्शन में फिर ट्रेड ले सकते हैं। हमें पहले से एज्यूम करके नहीं चलना है। आप देखेंगे कि कई बार कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है और कई बार ब्रेकआउट देता है। तो दोनों केस में हमें कंसीडर करते हुए चलना है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पहले हमें डिसाइड नहीं करना है, पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट कहाँ जाएगा। अगर हमें सामने से दिखता है अगर कि मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है या फिर रिवर्स कर गया, देन अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि जैसे ही कंटिन्यूअस मार्केट आए तो यहाँ पे अब अपना रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि मार्केट में हमें पता है कि मार्केट यहाँ से चल रहा है और जो भी यहाँ पे सेलर्स या फिर जो लोग भी यहाँ पे मार्केट को यहाँ पुश करके लाए हैं
वहाँ पे यहाँ पे जैसे ये ब्रेक होगा लेवल, यहाँ पे ऑलरेडी जो सेलर्स थे उनका पहले पोजीशन कटेगा तो उनको एसएल लेना पड़ेगा, और जैसे ही वो एसएल होगा यहाँ पे आप प्रीमियम में बहुत ही अच्छा उनके डायरेक्शन में एक इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसके वजह से आप बोल सकते हैं कि जब जैसे ये मार्केट में एक अच्छा प्रीमियम पे इंक्रीमेंट मिलेगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर उनके डायरेक्शन में मार्केट है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिस्क अपना प्रिसाइजली मैनेज करते हुए चलना है। यहाँ पे अगर हम मेजर क्वांटिटी में जाएंगे तो कई बार हमें रिवर्सल्स में लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रेवल करके आ गया है, और यहाँ से अगर हम अपने मेजर क्वांटिटी फुल क्वांटिटी में या फिर ज़्यादा रिस्क लेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है हमें कई बार मार्केट ट्रैप कर दे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा रिफरेंस नहीं है। जैसे कंसोलिडेशन में यहाँ हमारा रिफरेंस है कि मार्केट जब भी अगर ये ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लोग भी ट्राई कर रहे थे मार्केट में ब्रेकआउट के लिए वो फेल हो गए और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ जो रिवर्सल्स आएंगे काफ़ी शार्प होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पुट सेलर्स हैं वो भी अपने डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग आएगी ऊपर से, जो लोग भी पुश करके मार्केट को ले आ रहे थे उसके वजह से दोनों तरफ से यहाँ फोर्स लगेगा, और यहाँ पे रिवर्सल्स जो होंगे काफ़ी शार्प होंगे। तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। आप रिसेंट के मार्केट में भी कई बार देखे होंगे कि जब भी मार्केट ऐसा वन वे बिहेवियर शो करता है डायरेक्शनल, और वहाँ पे नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जाता है, तो वहाँ पे शार्प रिवर्सल्स भी पॉसिबल हैं। जैसे आप जो रिसेंट के मार्केट है उसी में ये चीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड केस है प्राइस एक्शन का, यहाँ भी हमारे पास एक रेफरेंस रहता है कि यहाँ से मार्केट हम अगर रिवर्स जाता है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग ट्राई कर रहे थे ब्रेकआउट का वो फेल हुए हैं, और यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस केसेस में फर्स्ट और थर्ड केसेस में अपने हम मेजर क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सेकेंड केस में अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। कोशिश करना है यहाँ पे अपने हाफ क्वांटिटी 1/3 क्वांटिटी में ही ट्रेड लें, और जब भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं वो चीज़। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को फर्दर स्ट्रेच होने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक अच्छा प्रॉफिट या फिर छोटा प्रॉफिट मिले हमें यहाँ पे बुक करना होगा। यहाँ से और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रख सकते कि मार्केट यहाँ से फर्दर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे फर्दर स्ट्रेच होने लगेगा मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग भी आता रहेगा, और उसके वजह से कई बार रिवर्सल्स होंगे। तो ये चीज़ हमेशा हमें कंसिडर करते हुए ही ट्रेड लेना होगा। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है मार्केट में जब भी कंसोलिडेट होता है कि मार्केट ब्रेक करेगा या फिर मार्केट रिवर्स करेगा। इस केस में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको भी पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज होता है, और उस रेंज में क्या होता है जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करे तो हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट मिल गया, एक छोटे छोटे कैंडल्स पे भी कई बार हम एंट्री ले लेते हैं, फिर वहाँ पे जैसे ही छोटा सा रिवर्सल आता है हमें वो एग्जिट करना पड़ता है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना लेना है, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि आपको कन्फर्मेशन में ही ट्रेड लेना है, उस चीज़ से आप अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पे आप बॉटम पकड़ने जाएंगे तो कई बार वो चीज़ लॉसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो बेटर है कि आप कन्फर्मेशन का वेट करिए, आप अपने आँख के सामने देखिए पहले कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है या फिर रिवर्स कर रहा है। एक बार आपको वो कंसिडरेशन मिल जाए कि यहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ है या फिर रिवर्स हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड केस है वी शेप, यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे वहाँ पे भी सेकेंड केस में हमने देखा था कि कंटिन्यूअस अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है आके तो वहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सिमिलरली अगर वी शेप रिकवरी आता है तो मोमेंटम में हम छोटे क्वांटिटी में जा सकते हैं, लेकिन मेजर क्वांटिटी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है फिर वापस से ये रिट्रेसमेंट है या फिर वी शेप रिकवरी है। इवन अगर वी शेप रिकवरी भी है तब भी हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक स्ट्रेच होने वाला है और फिर कहाँ से एक शार्प रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और यहाँ पे हमें कोशिश करना है कि मोमेंटम में अगर एंट्री भी लेते हैं तो छोटे क्वांटिटी में एंट्री लें, और हमें कोशिश करना है कि यहाँ पे अपना रिस्क छोटा रखें ताकि हमारा जो प्रॉफिट है लॉसेस है वो छोटा है, लेकिन अगर रिवर्सल्स होता है तो वहाँ पे हमें बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता है। कोई भी अगर प्राइस एक्शन क्रिएट होता है नियर द सपोर्ट या फिर नियर द रेजिस्टेंस, डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न, या फिर थोड़े बहुत कोई और प्राइस एक्शन क्रिएट होते हैं, असेंडिंग जैसे प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, तो वहाँ पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। रेफरेंस हमारा मिल जाता है इजीली एसएल के लिए, और वहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं फुल क्वांटिटी में। तो ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। अब यहाँ पे टारगेट के लिए आप कंफ्यूज होंगे कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो फिर से रिवर्स हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मुझे भी ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है कि अगर मैं यहाँ एंट्री लेता भी हूँ तो कहाँ तक रुकना है ये नहीं डिसाइड कर पाता हूँ जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता है आपको कि ये रिट्रेसमेंट है या फिर कंप्लीट रिवर्सल है। तो उसके वजह से ऑप्शन बायर को जब भी एक मोमेंटम मिलता है तो वहाँ पे एंट्री तो ले लेता है प्राइस एक्शन देख के, लेकिन हमें टारगेट जल्दी डिसाइड नहीं हो पाता है यहाँ से कितना बड़ा टारगेट लें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज जोन में चला गया या फिर थोड़ा भी टाइम वेस्ट किया यहाँ पे मार्केट, तो आपको देखेंगे कि प्रीमियम में वो डीके मिलने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस हो सकते हैं या फिर जो प्रॉफिट हमें चाहिए था वो जल्दी
नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी रहता है, आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। पेशेंस अगर जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। यहाँ पे आप वेट करके और अगर ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन पे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपके टारगेट के लिए, लेकिन यहाँ से हो सकता है आपको अच्छे टारगेट्स भी कैप्चर करने को मिले। तो ये 3 केसेस ऐसे सिनेरियो क्रिएट होते हैं मार्केट में, और हमने ऑलरेडी चार्ट पे देखा कि कैसे ये 3 केसेस हम मार्केट में डेली बेसिस पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी केसेस क्रिएट होते हैं आप उसको अलग अलग कैटेगराइज करके रख सकते हैं, ताकि आपको इजी रहे आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे कितना क्वांटिटी में जाना है या फिर कहाँ पे कितना रिस्क लेना है। तो ये चीज़ डिसाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 6 केसेस मैंने जो डिस्कशन किए, आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करेंगे तो इसको आप नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको क्लियरिटी आए। आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ सोचना नहीं पड़े, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये स्टोर रहेगा कि यहाँ पे कितने क्वांटिटी में जाना है हमें, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या बिहेव कर रहा है मार्केट। तो हम यहाँ तक अब हमने डिसाइड किया कि कितने क्वांटिटी में एंट्री लेना है मार्केट में जब भी मार्केट नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। अब एक बार अगर एंट्री ले लिए, वहाँ से कम्प्लीटली आ जाता है आपका क्वांटिटी मैनेजमेंट, कि क्वांटिटी आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। वो चीज़ हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्वांटिटी मैनेजमेंट के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए जो भी मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर हैं उनको केवल एक ही चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है, वो है क्वांटिटी मैनेजमेंट। कहाँ पे कितना रिस्क लेना है, एंट्री एक बार हो गई अगर, तो उसके बाद से क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है, उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एवरेजिंग करना है, या फिर उसमें फिर पिरामिडिंग करना है। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।